द हार्प ऑफ इंडिया रिटन बाय हेनरी डोराजियो। हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम करेंगे द हार्प ऑफ इंडिया, जो पोइट्री है उसको कवर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट द पोइट। दिस इज़ द पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड इन ऑल द वीडियोज़ कि आपको पोइट के बारे में, ऑथर के बारे में पता होना चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग इज़ हेनरी डोराजियो। ही वॉज एन एंग्लो इंडियन पोइट। ठीक है, ये मतलब इनकी जो रूट्स अगर हम देखें तो वो इंडिया में और एंग्लो भी थे ये, तो दोनों का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ही वॉज बॉर्न इन 1809 एंड ही डाइड ऑन 1831। दैट मीन्स ही वॉज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड एंड ही स्टिल मैनेज टू राइट फेबुलस वर्क्स अबाउट इंडिया। ही वॉज बॉर्न इन कैलकाटा। इनका फुल नेम था हेनरी लुइस विवान डोराजियो। प्लस इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। मूवमेंट बोलेंगे या फिर एसोसिएशन, एकेडमिक एसोसिएशन बोलेंगे, द यंग बंगाल। प्लस ही इज़ नॉन फॉर बंगाल रेनेसा एज वेल बिकॉज ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन बंगाल रेनेसा। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हिज फेमस वर्क इंक्लूड्स टू द मून, टू इंडिया, माई नेटिव लैंड एंड द हार्प ऑफ इंडिया। तो आज हम करेंगे हार्प ऑफ इंडिया को कवर। हार्प ऑफ इंडिया एक सोनेट है, जो कि सोनेट होता है आपका 14 लाइन्स का, लेकिन ये एक रेगुलर सोनेट नहीं है जिसमें आप देखते हो कि सोनेट जो होता है वो डिवाइड होता है, या फिर इधर इट कुड बी लाइक योर पेट्रार्किन सोनेट, योर शेक्सपियरन सोनेट, और इट कुड बी योर स्पेंसेटिन सोनेट। बट दिस इज़ डिफरेंट बिकॉज इसमें जो राइम स्कीम है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। जो इसका पैटर्न है स्टैंजा का, जो हम अलग अलग स्टैंजा डिवाइड करते हैं वो डिफरेंट है, बट स्टिल हम बोल रहे हैं कि सोनेट है क्योंकि 14 लाइन्स में लिखा हुआ है। प्लस अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो लैंग्वेज है वो कैसी है, या फिर इसमें किस चीज़ को दिखाया गया है। तो पहले हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इसको वन बाय वन देखेंगे। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है दैट द पोएम लैमेंट्स द डिक्लाइन ऑफ इंडियन कल्चर एंड म्यूजिक, क्योंकि हार्प के बारे में बात नहीं हो रही है। हार्प क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मैंने यहाँ पे जो फोटो लगाई है ये है हार्प। इसकी जो स्ट्रिंग्स हैं, इस पे जब हवा आती है या फिर जब इस पे फिंगर्स मूव करती हैं तो उसमें से एक आवाज़ आती है, म्यूजिक क्रिएट होता है। लेकिन ये हार्प जो है वो मेन लॉजिक नहीं है, मेन मुद्दा नहीं है पोइट्री का, बट दिस इज़ अ सिंबल। किसके लिए? हमारे इंडियन कल्चर के लिए, हमारे इंडियन म्यूजिक के लिए पर्सोनिफाई कर रखा है हार्प को। ये एक सिंबल है ब्यूटी का, हार्मनी का, कि वो अब कैसे नेग्लेक्टेड हो चुकी है, अबेंडेंड हो चुकी है उसका। तो अब उसी सेंस में आप पोइट्री को पढ़ना कि ये हार्प की बात नहीं हो रही है, हमारे इंडियन कल्चर की बात हो रही है। बिकॉज हेनरी डोराजियो वॉज राइटिंग व्हेन वी वर अंडर द कॉलोनियल पावर। तो उस टाइम पे किस तरीके से जो इंडियन कल्चर है वो सप्रेस हो रहा था वेस्टर्न कल्चर के अंदर में। So the first line is, why hangest thou lonely on yon withered bough? Unstung forever must thou there remain. The music was once sweet, who hears it now? Why though the breeze sigh over thee in vain? Silence had bought thee with a fatal chain. Neglected, mute, desolate art thou, like ruined monument on a desert plain. Oh, many a hand more worthy far than mine once thy harmonious chords to sweetness gave, and many a wreath for them did fame entwine. Of flowers still blooming on the minstrel grave, those hands are cold, but if thy notes divine, maybe by mortal wakened once again, harp of my country, let me strike the strain. तो ये थी आपकी छोटी सी पोइट्री, 14 लाइन्स की है। तो फर्स्ट लाइन में क्या बोल रखा है? Why hangest thou lonely on a yon withered? तो ये जो पोइट है वो क्या बोल रहे हैं? ही इज स्ट्रेटली टॉकिंग टू द हार्प, कि वो हार्प को बोल रहे हैं कि तुम जो है वहाँ पर मतलब लोनली क्यों हो। कहाँ पर बात हो रही है? विदर्ड बाउ में, मतलब सूखा हुआ जो पेड़ होता है, टहनियाँ होती हैं, वहाँ पर तुम क्यों लटके हुए हो। अनस्ट्रिंग फॉर एवर, कि जो उसके जो धागे होते हैं, वो जो स्ट्रिंग होती है उसे काट दिया गया है या फिर उसमें वो निकाल दी गई हैं। मस्ट दाउ देयर रिमेन, क्या तुम वहीं रहने वाले हो हमेशा के लिए? क्योंकि अब उसमें कोई म्यूज़िक नहीं बचा है, कुछ भी हो नहीं रहा है। म्यूज़िक तो तब होगा जब उसमें स्ट्रिंग्स होंगी। द म्यूज़िक वंस वॉज स्वीट, मतलब कि तुम्हारा जो म्यूज़िक था एक ज़माने में बहुत स्वीट हुआ करता था। हु हियर्स इट नाउ, लेकिन अब उसे कोई सुनता नहीं है। नाउ रिलेटेड विद द कॉन्टेंट दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट, कि हमारे यहाँ पे इसकी बात हो रही है कि इंडियन कल्चर की, कि एक ज़माने में जब ब्रिटिशर्स नहीं थे, वी वर वेरी रिच इन कल्चर, लेकिन अब क्या हो चुका है उसे कोई देखता नहीं है। हु हियर्स इट नाउ, कि हमारा कल्चर, हमारी जो ब्यूटी थी उसे कोई नहीं देखता है। वाई द ब्रीज साई ओवर दी इन वेन, कि जो हवा भी चलती है वो तुम्हारे ऊपर ऐसा लगता है कि साए आहें भर रही है। वेन में मतलब कि बेकार में ही जा रही है। साइलेंस हैड बाउंड दी विद हर फेटल चेन, मतलब कि जो सन्नाटा है वो तुम्हारे ऊपर आ चुका है, तुम अब कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे। वो हार्प को बोल रहा है कि तुमसे कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तुम्हारे ऊपर साइलेंस आ चुका है, उसने तुम्हें जकड़ लिया है। फेटल चेन मतलब जानलेवा जो चेन्स होती हैं उसने। यहाँ पे हम ब्रिटिशर्स की बात करें कि उनका जो वेस्टर्न कल्चर था उसकी बात कर रहे हैं।
नेग्लेक्टेड म्यूट डेजोलेट आर्ट दाओ, तुम कैसे हो चुकी हो अब कि नेग्लेक्टेड है, जैसे कोई पूछता भी नहीं है, म्यूट है जिसमें से आवाज़ नहीं आती है, डेजोलेटेड मतलब कि अकेले कहीं खाली उसमें छोड़ दिया गया है, लाइक रूइन मॉन्यूमेंट ऑन अ डेजर्ट प्लेन, ऐसे लगता है जैसे कि जो खंडर आपने देखी होंगी, जैसे कुछ मूर्तियाँ होती हैं जो टूट चुकी होती हैं, रूइन मॉन्यूमेंट्स होते हैं, खंडर होते हैं किसी सुनसान रेगिस्तान पे प्लेन्स में ऐसे पड़ी होती हैं, वैसे तो तुम वैसी हो चुकी हो। मतलब हमारे कल्चर की बात हो रही है कि हमारा जो कल्चर है वो किस तरीके से रूइंड हो चुका है, उसे कोई देख नहीं रहा है, उसे कोई सुन नहीं रहा है, वी हैव लॉस्ट आवर ग्लोरी। फिर आगे वो बोलते हैं, ओ मैनी अ हैंड मोर वर्दी फार देन माइन, वो उन पोइट्स के बारे में बात करते हैं जो उनसे बहुत वर्दी थे, कि बहुत सारे ऐसे हैंड्स थे जो मुझसे ज़्यादा वर्दी थे, मुझसे ज़्यादा बेहतर पोइट्रियाँ लिखा करते थे। वंस द हारमोनियस कॉर्ड्स टू स्वीटनेस गेव, कि एक ज़माना था जब तुम्हारी ये जो कोर्ड्स थी, जो तारे थी, वो बहुत स्वीटनेस दिया करती थी। आगे वो बोलते हैं कि दे वर द ग्रेटेस्ट ऑफ द टाइम, वो अपने टाइम में बहुत ग्रेटेस्ट थे, उनकी जो लाइन्स थी वो फॉलो कर रहे हैं। आगे वो बताते हैं कि वो इंडियन पोइट्स जो थे वो बहुत फेमस हुआ करते थे, किस लिए, उनकी जो हारमोनियस कोड थी उसके लिए, वो जो लिखा करते थे उसके लिए, एंड उनकी जो राइटिंग थी वो एडमायर करी जाती थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे में ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एडमायर करी जाती थी। वो वृत थी, वो बताती हैं कि कैसे उनकी जो डिग्निटी थी एज अ पोइट वो कितनी ज़्यादा हुआ करती थी, और जो फेम था वो अपने पीक पे था। बोल रहे हैं एंड मैनी अ रीथ फॉर देम, मतलब रीथ मतलब होता है जैसे कि माला होती है आपकी, आपस में चीज़ें मुड़ रखी हैं, फूल जो होते हैं हम उसे बोल सकते हैं। तो मैनी अ रीथ फॉर देम डिड फेम इन ट्वाइन, कि उसके लिए फेम ने भी बहुत चीज़ें इकट्ठी करी थी। उन पोइट्स के लिए बात हो रही है कि वो अपनी पीक पे थे, और फ्लावर्स स्टिल ब्लूमिंग ऑन द मिनिस्ट्रल ग्रेव, लेकिन वो सब कहाँ चले गए हैं अब, वो सब चले गए हैं अपनी ग्रेव्स में, मतलब उनकी सबकी डेथ हो चुकी है, और वो जो फूल है, वो जो फेम है वो अभी भी वहाँ पे है, मतलब कि जो फूल है वो अभी भी उनकी ग्रेव पे उग रहे हैं। दोज हैंड्स आर कोल्ड, लेकिन उनके जो हाथ हैं अब ठंडे पड़ चुके हैं। बट इफ़ दाई नोट्स डिवाइन, लेकिन आगे की वो क्या बात करे कि वो तो नहीं लिख सकते पोइट्री को, वो तो आगे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि वो ग्रेट पोइट थे, वो डेड हो चुके हैं, वो नई पोइट्री नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी किसकी, कि बहुत सारी अच्छी पोएम्स लिखी जाएँ, किसके द्वारा, जो नए पोइट्स हैं ऑफ इंडिया के वो। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, दे माइट इंस्पायर बाय द एंसिस्टर, कि हो सकता है वो एंसिस्टर्स से, अपने वो जो ग्रेव में जा चुके हैं हमारे डेड पोइट्स हैं, उनसे इंस्पायर हो जाएंगे। और वो क्या बोलते हैं, मे बी बाई मॉर्टल वेकेंड वंस अगेन, कि हो सकता है जो नए पोइट हैं वो तुम्हें फिर से एक बार जिंदा कर दें। हार्प ऑफ माई कंट्री लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन, तो वो बोलते हैं, आप एड्रेस करते हैं हार्प ऑफ माई कंट्री, मुझे वो बजा लेने दो, या फिर स्ट्रेन मतलब कि मुझे स्ट्राइक करने दो उसको, ताकि फिर से एक नई चीज़ें निकल कर आ सके, कुछ नया हम यहाँ पे क्रिएट कर सके, डेडिकेट कर सके। तो यहाँ पर डेडिकेशन क्या है कि वो क्रिएट करना चाहते हैं ब्यूटीफुल पोइट्री को। तो ये थी पोइट्री की लाइन बाय लाइन समरी, लेकिन लाइन बाय लाइन समरी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन सेंट्रल थीम क्योंकि आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल थीम है इसमें पेट्रियाटिज्म का, अप्रिसिएशन ऑफ द रिच कल्चर ऑफ इंडिया, क्योंकि हम एक ज़माने में बहुत फेमस हुआ करते थे अपने कल्चर के लिए, लेकिन अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर और रूल हमने हर एक चीज़ अपनी जो थी वो छोड़ दी थी, खो दी थी। हमारी जो होमलैंड था, हमारा जो इंडिया था, हमारा जो कल्चरल हार्मनी थी, वो सब हमने खो दी थी। और वो क्या बात करते हैं, वो फील करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सैड है, किस लिए, करंट कंडीशन ऑफ इंडिया की चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं इसकी वजह से। और अगर आप देखो कि ये जो पोइट्री है ये कब लिखी गई है, 1830 से पहले ही लिखी गई है, राइट। तो 1830 में तो इनकी डेथ हो जाती, 31 में, उससे पहले लिखी गई है। तो वो एक तरीके से जो पेट्रियोटिज्म था वो जो जनरेट करना चाह रहे थे, तो वो हम देख सकते हैं इंडिपेंडेंस की, क्योंकि 1857 में एक बार फिर से हमारा फर्स्ट वर्ल्ड, हम जो अपना इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ते हैं फर्स्ट टाइम, तो कहीं ना कहीं उससे पहले एक वेव आ चुकी थी जो बात कर रही थी कि इंडिया वॉज अंडर द सप्रेशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो उसके लिए यहाँ पे बात हो रही है। प्लस जो पोइट है वो इंस्पायर कर रहे हैं द हार्ट टू वेक अप, कि वो एक बार फिर से जागे और प्ले करे द म्यूजिक ऑफ लिबर्टी अगेन। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, वो जो हमारा कल्चर था जो दब चुका है, हमें उसे फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। तो डेरोजियो क्या हाईलाइट कर रहे हैं, इंडिया का एक रिमार्केबल पास्ट जो हमने खो दिया है, हमारा कल्चरल हेरिटेज जो हमने खो दिया है, इसकी जो रिचनेस थी जो हमने खो दी है, हमारे सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर, जो चीज़ें हमने सब कुछ खो दी हैं। लेकिन किस लिए, क्योंकि हम जो है कंट्रोल में है, जो फॉरेन पावर है उनके कंट्रोल में है, उसकी वजह से। अगर आगे हम बात करें तो इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल मेटाफर है, क्योंकि मेटाफर हम देख रहे हैं कि सिम्बलाइज कर रहा है, जो हार्प है वो सिम्बलाइज कर रहा है इंडिया को। प्लस पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन में आप देखते हो कि ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि दाउ हैंग्स लॉनली, कि तुम वहाँ पे लटके हुए हो, किस लिए। तो यहाँ पे जो है वो पर्सोनिफिकेशन कर रहा है। इमेजरी भी यहाँ पे यूज़ हो रही है, क्योंकि इमेजरी क्या दिखा रहा है कि तुम नेग्लेक्टेड हो, तुम म्यूट हो, तुम डेजोलेटेड हो, तो इमेज यहाँ पे क्रिएट हो रही है हमारे माइंड में। सिमिलरली यहाँ पे यूज़ हो रखी है इन द लाइन लाइक अ रूइन मॉन्यूमेंट ऑन अ डेजर्ट प्लेन।
तो ये यहाँ पे आपकी जो पोइट्री है वो ख़त्म होती है। कंक्लूजन में आप देख सकते हो कि कंक्लूजन क्या एक पावरफुल मैसेज दे रहा है टू अवेकन द स्लीपिंग हार्प, कि वो जो हम सो रखे हैं या फिर जो हमारा स्लीपिंग हार्प है उसके लेकर उठो, रिवाइव करो अपनी म्यूज़िक को, अलाउ करो कि और भी मेलोडियस जो है वो चीज़ें निकल सकें, और जितने भी नए प्रेजेंट पोइट हैं वो भी कुछ कर सके, कुछ नया लिख सके, क्योंकि हम एक ब्राइटर फ्यूचर की होप लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पोइट्री ख़त्म होती है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।